Hello friends, today we are also going to start a new chapter in 11th class, and that name of the chapter is Transport in Plants, यानी कि पादपों के अंदर संवहन। ये संवहन जो है किसका होता है? खनिज, लवण, जल, भोजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, इनका संवहन होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी इन सारी चीज़ों का संवहन होता है। वो बात अलग है कि पादपों के अंदर निर्मित भोजन का संवहन होता है और हम लोगों के अंदर पचित भोजन का संवहन होता है, एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। तो पौधा जो होता है, ये वृक्ष हमने बनाया और इस वृक्ष में ये वृक्ष हो गया बेटा अपना। कोशिकाएं होंगी। सपोज करो ये पत्ती है और पत्ती की ये कोशिका है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भोजन का संवहन होगा या अवयवों का संवहन होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी दूरी पर, यानी कि यहां से यहां, एट ए स्मॉल डिस्टेंस, छोटी दूरी पर संवहन कैसे होता है? तो आंसर होता है बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के द्वारा होता है, यानी कि कोशिका द्रव्यीय प्रवाही गतियों के कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर लंबी दूरी पर, जैसे ये रहा वृक्ष और यहाँ से पानी का अवशोषण हुआ, खनिज का अवशोषण हुआ और यहाँ से ये लंबी दूरी करता हुआ पत्तियों तक गया, तो ये हो गया एट लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी पर पदार्थों का संवहन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लंबी दूरी को संवहन को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब उसमें many factors are there. For that we will have to talk about the ascent of sap. रसारोहण के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो आगे के चैप्टर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे। परंतु अभी मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर लंबी दूरी पर पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और छोटी दूरी पर डिफ्यूजन से और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के द्वारा हो जाता है। अब जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका संवहन कितने दिशीय होता है? भोजन यहाँ बना, यहाँ से नीचे भी गया, मूल में जाकर स्टोर्ड हो गया, फिर वापस भी आता है। और अगर वृक्ष चौड़ा होता है तो साइड में भी होता है। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका संवहन बहुदिशीय होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ओके? आपने बोला सर हार्मोन्स का। मैंने देखिए बेटा, हार्मोन्स तो टिप्स पे बनते हैं, तो हार्मोन्स तो ऊपर से नीचे एक ही दिशा में जाएंगे। तो जो हार्मोन्स होते हैं उनका संवहन यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है।
और खनिज लवण एवं जल का संबंध भी इधर ही होएगा। जल ऊपर से तो आएगा नहीं, जमीन से ही अवशोषित किया जाएगा और वह ऊपर की तरफ जाएगा। तो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स का जो संवहन होता है वह भी यूनिडायरेक्शनल होता है। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये आपको बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब हमारे पास में बात चलती है कि जो फैट सोल्यूबल यानी कि वसा विलय पदार्थ होते हैं, फैट सोल्यूबल, वह किस दर से ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो एट फास्टर रेट। ओके। और यदि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं यानी कि जल स्नेही, तो वो कैसे जाते हैं? तो ये मेम्ब्रेन रहा बेटा। मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होता है, ये रहा प्रोटीन, और ये वाला सब्सटेंस सपोज करो जल स्नेही है, तो ये इसके आके चिपकेगा और चिपकने के बाद में ये 180 डिग्री पर ये प्रोटीन घूमेगा, विच इज फैसिलिटेटेड बाय अ मेम्ब्रेन प्रोटीन in which the membrane protein rotates at an angle of 180 degree and the entire process is your passive. इसको हम लोग बोलते हैं सुसाध्य विसरण यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका संवहन होता है। बात समझ आई? अब कोई झिल्ली है, कोई मेम्ब्रेन है, वो ये रही, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। उसमें ये छेद है जिसको इंग्लिश में छिद्र को पोर कहते हैं, और पोर जो होता है वो पोरिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। खत्म। अब सपोज करो इस छिद्र में से वाटर जा रहा है। क्या जा रहा है? वाटर। तो इस छिद्र के चारों ओर 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। वाटर जा रहा है तो एक्वा, छेद में से जा रहा है तो पोर। पोर किसका बना हुआ है? पोरिन प्रोटीन का। तो ये 8 क्या हुए? एक्वा पोरिन प्रोटीन हो गए, बनता है। अब ये झिल्ली है, इस झिल्ली में से पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है। विलयन है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूट भी होता है, यानी कि विलायक भी होता है और विलय भी होता है। अब ये झिल्ली जो होती है, अगर वह, ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा अपनी,
दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ये वाली। इसमें से न तो सॉल्यूट जा रहा है न सॉल्वेंट जा रहा है, तो फिर हम इस झिल्ली को इम्परमिएबल झिल्ली कहेंगे, अपारगम्य झिल्ली कहेंगे। और अगर झिल्ली में से सॉल्वेंट भी गुजर रहा है, सॉल्यूट भी गुजर रहा है, तो इसको हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। ओके। और अब ये एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। अभी तीसरा, अगर झिल्ली में से केवल सॉल्वेंट ही अंदर जा रहा है, पार कर रहा है, और सॉल्यूट नहीं जा रहा है, तो इसको बोलेंगे चयनात्मक पारगम्य। सेलेक्ट कर करके, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो झिल्ली तीन प्रकार की हो गई, इम्परमिएबल, परमिएबल एंड सेमी परमिएबल। अब यदि मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक ही दिशा से गुजरता है, जैसे ये आपकी झिल्ली हो गई, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, और अगर इसमें से, मेम्ब्रेन में से ए नाम का सब्सटेंस केवल एक ही दिशा में जाता है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। और यदि ए और बी साथ साथ गुजरते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। और यदि झिल्ली में से ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो इसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया सक्रिय संवहन किसे कहते हैं। तो देखिए साहब, डिफ्यूजन के अंदर इंटरमिंगलिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। विसरण के अंदर अणुओं का मिलन होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि यहां पर लो कंसंट्रेशन है और यहां पर उच्च सांद्रता है, तो नियम तो ये कहता है कि उच्च से कम की ओर जाएगा। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पदार्थ को लेना है और जिसमें एटीपी उपयोग में आती है, तो इस प्रकार के संवहन को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके। अब जो झिल्ली होती है, अब मैंने पूछा कि अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट तो ये लगभग ऐसा ही होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली के द्वारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी यूज करके संवहन होता है। परिभाषा होती है, सबकी याद करनी चाहिए। झिल्ली में अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया
कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन जो होते हैं ये बाहर से आने वाले पदार्थों को अंदर की तरफ संवहनित करते हैं। इन प्रोटीन को हम लोग पंप्स कहते हैं, पंप्स, PUMPS, पंप्स कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से एक और बचता है जिसे हम लोग विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन। Intermingling of the molecules from higher concentration to the lower concentration is called your diffusion. अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं के मिलन को हम लोग विसरण कहते हैं, which is supplemented by ATP, जिसमें थोड़ा सारा ATP का भी होता है। एक बीकर ले लो, उसमें पानी डाल दो और पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दो। धीरे धीरे ये क्रिस्टल गल जाएगा और पूरा घोल गुलाबी हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ? विसरण, डिफ्यूजन। कहां से कहां? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। रिगार्डिंग द डिफ्यूजन यू माइट हैव हर्ड इन केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड योर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 R2 is equal to under root D2 upon D1, where D is the density, R is the rate of diffusion. तो डिफ्यूजन जो होता है वो छोटी दूरी पर होता है, पहले ही बात हुई थी। और ये किस पर निर्भर रहता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। नंबर 2, टेम्परेचर पर। नंबर 3, प्रेशर पर। नंबर 4, डेंसिटी पर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगी। प्रेशर ज़्यादा लग गया तो डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी, भारी पार्टिकल होगा, आपका जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी लेस। ओके, चलिए साहब, अब अपन बात करेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर होता है? तो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, हाई selectivity, saturation transport या transport saturation, uphill transport, and ATP requirement। ये 5 प्रॉपर्टीज अपनी एनसीईआरटी की किताब में उन्होंने दे रखी हैं। अब ये आपको देखना है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए।
सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, हाईली सेलेक्टिव नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं होता है। सैचुरेशन कब होगा? जब प्रोटीन जो झिल्लियों पर पाए जाते हैं वो सब अधिग्रहित हो जाएंगे, सब ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो भैया अब जगह नहीं है। बात समझ आई? अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इधर नहीं होता। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन यहाँ पर होता है, इधर हाई सेलेक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा क्योंकि प्रोटीन आएगा, इधर अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता और इधर भी नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखोगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन होगी, हाईली सेलेक्टिव होगा, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट हो सकता है और एटीपी रिक्वायरमेंट तो होती है। तो झिल्ली ट्रांसपोर्ट जो होता है, झिल्ली के प्रोटीन जो होते हैं या ट्रांसपोर्ट जो होता है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, ये पैसिव है ये एक्टिव है, झिल्ली की आवश्यकता तो दोनों में पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? ये भी एक लाइन दे रखी है उन्होंने, तो इस चार्ट को याद करना चाहिए, उससे अपने को पूरा याद हो जाता है। ओके, ऑस्मोसिस शब्द जो है वह नॉलेज ने दिया था और ऑस्मोटिक प्रेशर शब्द जो है वह फेफर ने दिया था। आया? अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये वृक्ष है और वृक्ष की ये पत्ती है, लीफ है, ये स्टेम है और ये रूट है, तो बताइए इन तीनों में से सबसे अधिक ओपी कहां होगा? अक्सर बच्चे बोलते हैं यार यहां पर पानी होगा तो यहां होगा। नहीं, आपको ये देखना है जहां सबसे कम पानी होगा, यानी कि ओपी यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस फैशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर क्वांटिटी। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही कम ओपी होगा। तो पानी यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ सबसे कम है, क्योंकि लीफ के अंदर भोजन बनता है, होता है पानी लेकिन थोड़ा। कार्बनिक अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो भी कुछ बन रहा है भोजन के रूप में वो ज़्यादा होता है, तो ओपी की वैल्यू सबसे अधिक लीव्स में मिलेगी। हैरिस नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा कि इन लीफ ओपी इज -10 बार, इन रूट्स इट इज -15 बार। जलीय पौधों में, इन एक्वेटिक प्लांट, पानी बहुत होगा, ओपी कितना होगा? 3 से 5 ऑस्मोटिक प्रेशर या बार ले लो। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर ओपी विल बी इक्वल टू 5 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जलीय पौधों में जल ज़्यादा होगा तो ओपी कम होगा, तो 3 से 5 ही निकला। थलीय पौधों में जल की मात्रा कम होगी तो नेचुरली ओपी विल बी 5 to 30 ग्रेटर देन एक्वेटिक प्लांट्स। सबसे अधिक ओपी किसमें देखा गया है? तो आंसर हुआ हेलोफाइट्स में, लवणोद्भिद में। एक पौधा है जिसको बोलते हैं आर्टिप्लेक्स कॉन्फर्टोलिया, उसके अंदर ओपी सबसे अधिक 202.5 एटमॉस्फेयर ज्ञात किया गया है। ओके, अब बात चलेगी कि ओपी को किसमें नापा जाता है। OP is measured
इन पास्कल यूनिट, पास्कल इकाई के अंदर उसको नापा जाता है। कौन सी सेल सबसे उपयुक्त रहेगी ओपी के मापन के लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ ओपी? तो आंसर होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज बेस्ट फॉर ओपी मेजरमेंट। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब जिसमें पूरा पानी निकल चुका है एक्स ऑस्मोसिस के कारण। अब सोल्यूटिव पानी है ही नहीं, तो इसका मतलब ओपी उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ओपी इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। एक थिसिल फनल ले लो, उसमें इधर पार्चमेंट पेपर लगा दो, शुगर सॉल्यूशन भर दो, और उसमें पानी भर दो। पानी भरने पर यहां पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहां पानी की कंसंट्रेशन कम है, या यूं कर देते हैं, शुगर सॉल्यूशन आ गया, शुगर सॉल्यूशन। अब पानी जो होगा वो ऑस्मोसिस के द्वारा यहां से अंदर जाएगा और इस थिसिल फनल के अंदर पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि इंक्रीज इन ओपी को इंगित करेगा। दिस एपरेटस इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर ऑस्मोमीटर। ओके, अब हमें देखना है कि द सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसेंट्रेशन विल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। वे विलयन जिनकी सांद्रता समान होगी उनका ओपी भी समान होगा। कैसे? ये रहा 1 मोलर सॉल्यूशन शुगर का, और ये रहा 1 मोलर सॉल्यूशन फ्रक्टोज का। ले लो, ले लिया, तो दोनों की सांद्रता बराबर है, तो प्रेशर भी होगा। तो एट एनटीपी ओपी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन विल बी ओपी को अपन काय से प्रदर्शित करते हैं? पाई से। तो पाई इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी के अंदर 1.0862 इंटू 273, आंसर आएगा 22.4 एटमॉस्फेयर होता है। दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अब समझना, अगर मैं 1 मोलर सॉल्यूशन फ्रुक्टोज का लेने की बजाय NaCl का ले लूंगा, अभी तो कंसंट्रेशन बराबर है, तो वैल्यू ये निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये आयन दे देता है। तो आयनिक सॉल्यूशन हैज मोर ओपी। सामान्य भाषा में हम ओपी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, लेकिन जब पोटेंशियल के संदर्भ में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं परासरणी विभव। ऑस्मोटिक प्रेशर को तो पाई से प्रदर्शित करते हैं, और परासरणी विभव ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम लोग साई एस से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विलय के कारण होता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा 5 एटमॉस्फेयर है तो इसकी होगी -5, तो यहां पर क्या साइन आएगा? ये माइनस का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑस्मोटिक प्रेशर। Then we will talk about dPd is equal to OP minus TP, और उसे समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन से पूरा का पूरा पोर्शन अपना जो है कवर हो जाएगा, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग
अगले एपिसोड में।